नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे थिन स्फेरिकल सेल के लिए। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग बॉडीज़ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कैलकुलेट, क्वेश्चन पढ़ें, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। किसके लिए? ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल है यानी एक पतला गोलीय कोश है। हिंदी में क्या कहेंगे? पतला गोलीय कोश। गोलीय कोश यानी खोखला गोला। तो देखो, गोलीय कोश और खोखले गोले में यानी थिन स्फेरिकल सेल और होलो स्फेयर में केवल एक छोटा सा अंतर है कि जो स्फेरिकल सेल होता है उसमें परत होती है, बारीक सी, है ना, और जो खोखला गोला होता है उसमें परत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो स्फेरिकल सेल जो होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ना, ये परत है इसमें, ठीक है, ये परत है, ये है थिन स्फेरिकल सेल, यानी इसे हिंदी में कहेंगे पतला गोलीय कोश। लेकिन खोखला गोला कैसा होता है? खोखला गोला ये है, जिसे आप होलो स्फेयर कहते हैं। तो देखो, दोनों में अंतर सिर्फ ये है। अब ये स्फेरिकल सेल जो है ये थिन है, यानी ये जो परत है ये बहुत बारीक है। तो जब ये परत इतनी बारीक है, ये लेयर बहुत बारीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो थिन स्फेरिकल सेल के लिए भी और होलो स्फेयर के लिए भी लगभग सेम होगा। तो दोनों के लिए एक ही डेरिवेशन करेंगे, खोखले गोले के लिए भी और पतले गोले कोश के लिए भी, ठीक है। तो ये है थिन स्फेरिकल सेल और ये है होलो स्फेयर, दोनों के लिए डेरिवेशन एक ही हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो। और किसके अबाउट निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए डायमीटर, यानी व्यास के परित है, डायमीटर के अबाउट। और किसके अबाउट निकालना है? अबाउट ए टेंजेंट एट इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्शी है, उसके अबाउट भी निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे मेन डायग्राम ही है, आप जानते हैं। तो देखो, एक स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर ड्रॉ करो, ठीक है। एक स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर, दोनों का मीन्स एक ही ले सकते हो अब आप, क्योंकि मैंने बता दिया है इनमें क्या अंतर है, ठीक है जी। तो आप ड्रॉ करेंगे एक स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर इस तरीके से, और इसमें आप देखें सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर से होकर एक एक्सिस जाती है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और एक एक्सिस इस प्रकार से जाएगी, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस और दूसरे वाई एक्सिस। इस एक्सिस को आप नाम दे सकते हो एक्स, एक्स डैश। इस एक्सिस को आप नाम दे सकते हो वाई, वाई डैश, ठीक है जी। और इसका जो सेंटर है वो ओ है। ये खोखला गोला है, पतला गोलीय कोश है ना, होलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल। दोनों के लिए डेरिवेशन सेम रहेगा। दोनों में से किसी के लिए एक के लिए आए तो आपको यही वाला डेरिवेशन करना है, ठीक है जी। अब आप एक बात देखो, इसकी रेडियस होगी कुछ त्रिज्या, मान लो कैपिटल आर है। सेंटर से लेकर इधर मिला दो, चाहे कहीं भी मिला दो, सरकमफेरेंस परिधि पर सब क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। और इसका जो मास है वो कितना है? मान लो कैपिटल एम। तो आपको पता है करते क्या है भाई, बार बार इस प्रकार के डेरिवेशंस कर रहे हो आप, तो मेथड आपको पता है। मेथड क्या होता है इस टाइप के डेरिवेशंस का? आप एक स्मॉल एलिमेंट मानते हो, यानी एक सूक्ष्म अवयव मानते हो, ठीक है। ये खोखला गोला है, तो आप देखेंगे यदि इसे काट के निकालेंगे, है ना, ऐसे कोई एलिमेंट काट के बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? एक रिंग निकलेगा, एक वलय, एक छल्ला निकलेगा, ठीक है। यानी यदि इसे ऐसे काटा जाए तो इसका मतलब है अलग अलग रेडियस, अलग अलग त्रिज्या के रिंग निकलेंगे। इसका मतलब है ये जो होलो स्फीयर है ये अलग अलग रेडियस के बहुत सारे रिंग से मिलकर बना है, वलयों से मिलकर बना है, छल्लों से मिलकर बना है। तो इसका स्मॉल एलिमेंट मानो, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर मान सकते हो। आपको पता है सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसे मान लो स्मॉल, है ना, एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। चलो,
तो इसकी विड्थ कितनी मानते हैं, चौड़ाई कितनी मानते हैं, dx मानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप दिखा सकते हो, स्मॉल एलिमेंट को ऐसे ही तो दिखाते हैं अभी तक के डेरिवेशंस में, और इसकी जो चौड़ाई है या मोटाई है वो कितनी मान लो, dx, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको बताया, मैंने बताया सेंटर से लेकर आप परिधि सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे मिला दो, सब रेडियस होगी। तो इसे सेंटर से यहाँ मिलाओगे और यहाँ भी मिलाओगे, दोनों जगह मिलाओगे। यहाँ मिला दिया, यहाँ भी मिला दो, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मिला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। और आप देखेंगे भाई ये मोटाई, ये जो विड्थ है dx है, और ये भी कितनी है, dx ही तो है। तो इसका मतलब ये भी है ना, ये वाली भी कितनी है, dx, ठीक है। और देखो ध्यान देना, ये जो स्मॉल एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस स्मॉल एंगल को d थीटा मानूँ और इस एंगल को थीटा मानूँ, और इस एंगल को कितना मान रहे हैं, d थीटा, ठीक है। ये जो छोटे वाला है, क्लियर है। ये एंगल्स आपको समझ में आए, ठीक है। और हाँ, ये जो एलिमेंट है ये कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। x दूरी पर मानते हैं जो स्मॉल एलिमेंट मानते हैं। डायग्राम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बस इसके बारे में कुछ नहीं करना, इसके बारे में इसकी लैंग्वेज लिखनी है। लिखो, लेट अस कंसिडर ए थिन स्फेरिकल सेल और होलो स्फेयर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर क्या बात करेंगे, इसके स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे। तो लैंग्वेज है ना, सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, क्योंकि देखो आकृति अलग है तो लैंग्वेज भी अलग है, लेकिन सिमिलर है, सबका मेथड लिखने का बिल्कुल सेम चल रहा है। लिखो, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है ऑफ विड्थ dx, जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx है ना, ऑफ विड्थ dx, और एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से लेकर इसकी एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है, एट डिस्टेंस स्मॉल x। क्लियर है, ठीक है। फिर है ना, आपको पता है करना क्या है, पहले आप इस स्मॉल एलिमेंट का, जिसका नाम रिंग है, ये स्मॉल एलिमेंट जो निकल के आया है ये क्या है, रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, वृत्ताकार छल्ला या वृत्ताकार वलय। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले आप स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, तो पूरे आकृति का आ जाता है, पूरे स्फेरिकल सेल का या पूरे होलो स्फेयर का आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और आपको पता है इस रिंग का, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका मास निकालेंगे, और मास निकालने के लिए आपको पता होता है, यदि 3D स्ट्रक्चर होती है ना, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, और या 2D स्ट्रक्चर होती है तो पहले एरिया निकालते हैं। तो देखो है तो ये स्ट्रक्चर 3D, लेकिन इसमें अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखला है ये, तो इसका पृष्ठ ही पृष्ठ है, क्योंकि खोखला गोला है तो इसका सरफेस ही सरफेस है ना, सरफेस ही सरफेस है। तो सरफेस है तो सरफेस एरिया है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, आयतन नहीं है, केवल एरिया है सरफेस का, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इसलिए इसके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान मानेंगे, है ना, द्रव्यमान यानी क्या बोलेंगे, मास मानेंगे इसका यूनिट एरिया का। तो देखो मास मानेंगे यूनिट एरिया का, तो इसका मतलब पहले एरिया निकाल दो, है ना। तो देखो ध्यान देना, एरिया किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, और इस एलिमेंट का नाम क्या है, मैंने बताया रिंग। तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट यानी रिंग। और आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैंने बताया था आपको, परिधि गुना चौड़ाई, ठीक है, परिधि गुना चौड़ाई, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर परिधि गुना चौड़ाई, हाँ इसकी ये जो है ना, ये जो रिंग है इसकी रेडियस और मान लो, रेडियस मान लो इसकी y एक्सिस पे है, तो कितनी मान सकते हो, y, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला होता है, चलो मैं ए से लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ए बराबर परिधि गुना चौड़ाई यानी सरकमफेरेंस, परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस, इनटू चौड़ाई यानी विड्थ। तो देखो परिधि का सूत्र होता है 2πr, किसकी लेनी है, रिंग की। तो रिंग की रेडियस कितनी है, r नहीं है, y है, तो क्या आएगा 2πy आएगा, 2πy है ना। और ध्यान देना इनटू में क्या आएगा, विड्थ dx, क्या आएगा dx,
तो आपने क्या निकाल दिया है, एरिया तो निकाल दिया है, ठीक है। अब मास निकालना है, तो आप मान के चलेंगे कि यूनिट एरिया का मास मान लो कितना है, सिग्मा। आपको पता है सिग्मा क्या होता है, यूनिट एरिया का मास होता है, जिसे आप सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं ना, यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, सिग्मा है। तो हमने पाया कि ए क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, ए एरिया का कितना हो जाएगा, ए इंटू सिग्मा। तो ए एरिया का मास यानी ए एरिया किसका है, इस एलिमेंट का, रिंग का, यानी रिंग का मास आ जाएगा, ये किसका मास आ जाएगा, रिंग का। तो इसका मतलब पहले सिग्मा मानना पड़ेगा ना, हर डेरिवेशन की तरह जैसे होता है ना, इफ सिग्मा बी द मास, इफ सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ना, यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, सिग्मा है। इसे आप सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं, यानी पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने बता दिया है आपसे, तो मास कितना हो जाएगा, ए इंटू सिग्मा, क्योंकि यूनिट एरिया का सिग्मा है, ए एरिया का ए सिग्मा हो जाएगा, और ए एरिया किसका माना है, इस रिंग का। तो इस रिंग का मास कितना हो जाएगा, इस रिंग का एरिया ए है, तो इस रिंग का मास हो जाएगा एम। तो लिखो एम बराबर ए सिग्मा, एम बराबर ए सिग्मा, और ए की तो वैल्यू निकाल ली आपने। तो एम बराबर क्या आया, 2 पाई वाई डी एक्स इंटू सिग्मा, है ना। तो मास निकल गया जी किसका, ये मास है आपका इस रिंग का। इस रिंग का मास निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, या डायरेक्ट लिख सकते हो रिंग, और किस एक्सिस के अबाउट में, ध्यान देना आपको, जो ये जो दोनों आकृतियां हैं, दोनों में से एक आकृति है, ठीक है, तो उसकी जो थिन स्फेरिकल सेल हो या होलो स्फेयर हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायमीटर के अबाउट, यानी व्यास के परितः है। और व्यास तो ये भी है, ये वाला, और ये वाला भी है। तो आप इसके परितः नहीं निकालेंगे, इसके परितः निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यदि आप इसके अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको ये एलिमेंट फिर ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यदि ऐसे एलिमेंट को मान रहे हैं, तो इस डायमीटर के अबाउट, इस व्यास के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो इस पूरे आकृति का इस एक्सिस के एक्स डैश के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये भी तो डायमीटर है, ये भी तो व्यास है। तो एक काम करो, इस स्मॉल एलिमेंट का भी इस एक्सिस के अबाउट ही निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी रिंग, और किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जिसका नाम क्या है, ओ एक्स। तो अबाउट एक्सिस ओ एक्स, अबाउट एक्सिस ओ एक्स। तो देखो क्या आएगा, देखो बराबर में ही लिख दूं, आपको पता है रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और एम तो आपको पता है ये रहा, और आर यानी रेडियस, रिंग की रेडियस, और रिंग की रेडियस है वाई, तो एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पे देखो दिक्कत आएगी एक, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालने में दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ dx आ रहा है, ठीक है, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो y क्यूब हो जाएगा और dx हो जाएगा। यानी एक समस्या आपके साथ आएगी कि दो वेरिएबल हो गए हैं, तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं तभी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो ध्यान दो। तो यहाँ m की यदि आप वैल्यू रखो तो 2 पाई वाई और इंटू डी एक्स और इंटू सिग्मा और इंटू ये तो रख दी वैल्यू m की और वाई स्क्वायर, तो आप पाएंगे y क्यूब हो रहा है और dx हो रहा है, तो दो वेरिएबल हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो जो इसका मेथड है ना, वो बाकी अन्य डेरिवेशन से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाल देनी है, और इसे थोड़े से 3 स्टेप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, है ना, इस स्टेप तक पहुँचने के लिए। तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे, वो स्टेप मैं करके बताता हूँ। बस ये डेरिवेशन 3 स्टेप के कारण थोड़ा सा अलग है, और इसी कारण ये डेरिवेशन कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, क्योंकि इसमें 3 स्टेप अलग से ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो कौन से स्टेप ऐड करने हैं। मैंने कहा एक y है, y क्यूब हो जाएगा, जो बाद में करेंगे, तो करके बताया मैंने अभी, और dx है। दो वेरिएबल हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी, तो इनमें से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, या तो y को हटाओ या dx को हटाओ। तो y को हटाएंगे, ठीक है, 3 स्टेप करने पड़ेंगे तब y हटेगा,
क्योंकि डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो y दिक्कत करेगा, तो y को हम रिमूव करेंगे 3 स्टेप के द्वारा। वे स्टेप कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और वो पहला स्टेप देखो। पहला स्टेप आप फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसे हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते होंगे सब, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला ट्रायंगल देखो, देखो ये वाला छोटा सा, ये छोटा सा कोण कितना है, डी थीटा, तो एंगल कितना है, डी थीटा। और आर्क देखो, इसकी आर्क यानी चाप कितना है, डी एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स। और रेडियस कितनी है, आपको पता है सेंटर से लेकर परिधि तक, सरकमफेरेंस तक मिला दो तो वो रेडियस क्या, वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, रेडियस। तो ये आर है ना, चाहे इसे देख लो, ये भी क्या है, आर है। कहीं भी मिला दो सेंटर से लेकर परिधि तक, सरकमफेरेंस तक, वो रेडियस होती है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये भी आर है, ये भी आर है, तो रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ से देखो डी एक्स कितना आएगा, डी एक्स आ जाएगा आपका आर इंटू डी थीटा, ठीक है जी। डी एक्स आ जाएगा आर इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर नहीं, ये डी एक्स की जो वैल्यू है ना, आप यहाँ रखो फर्स्ट में, डी एक्स रिमूव हो जाएगा, है ना। तो m बराबर क्या आएगा, 2 पाई वाई, डी एक्स की वैल्यू रखो r इंटू डी थीटा और इंटू सिग्मा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डालो, ठीक है। तो देखो ये वीडियो वैसे तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत के पार्ट में थोड़ा एरर हो गई कुछ, तो इसलिए मैंने वो पार्ट दोबारा करा दिया है आपको। तो जो बाद वाली वीडियो है मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूँ, वो है ना, दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो इसके बाद है ना उस वीडियो में देखें आप, ठीक है। तो देखो यहाँ तक इक्वेशन सेकंड के बाद आपने इक्वेशन सेकंड तक करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया था, ये छोटे वाला, ठीक है, जिसमें कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा एंगल बन रहा है। अब देखो अब क्या काम करना है, देखो मैंने बताया आपसे कि पहले ये जो m की वैल्यू थी, इसमें dx प्रॉब्लम कर रहा था। क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि y भी आ रहा है साथ में, है ना। तो dx एक प्रॉब्लम है, या तो y को रिमूव करो या dx को रिमूव करो, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन y कांस्टेंट नहीं है, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, दो वेरिएबल होने के कारण इसे जो मास है इसे एक वेरिएबल में लाएंगे, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो y होना चाहिए या dx होना चाहिए। तो इसलिए मास को हमने कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन से आप कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हो, लेकिन y को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि y क्या है, वेरिएबल है। इसलिए आप क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसलिए आप इस y को या dx को रिमूव कर रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, y को रिमूव करेंगे, क्योंकि dx के तो सापेक्ष करना है। तो y को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंगल ये फॉर्मूला लगा करके आपने dx की वैल्यू निकाली। अब आपको ऐसा लग रहा है कि dx को रिमूव करा है, dx तो दोबारा आ जाएगा, देखना आप, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो y तो अब भी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डी थीटा आ गया एक नई टर्म, ये भी दिक्कत करेगी। तो अब पहले डी थीटा को रिमूव करो, है ना। तो इसके 2-3 बार ऐसा करना है, तब रिमूव हो जाएगा। इसमें ये अलग चीज़ है, बस ये 2-3 स्टेप यही अलग है, बाकी डेरिवेशन पूरा है, और इन 2-3 स्टेप की वजह से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। आओ अब देखो, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, मैंने आपको बताया था ये बीच वाला जो एंगल है वो डी थीटा है, ऊपर वाला एंगल थीटा है, और ये सारा आपको दिख रहा है, सारा कितना है, 90 है। तो देखो जब ये सारा 90 है और ऊपर वाला कितना है, थीटा है, तो जो बाकी नीचे का बचा वो कितना हुआ, ये वाला कितना बचा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है, वो ऊपर वाला थीटा है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। डायग्राम आप बड़ा सा बनाना ताकि आप इस एंगल को यहीं लिख सको, है ना, बाकी नहीं तो नीचे लिख देना। तो पूरा एंगल 90 है, ऊपर का थीटा है, तो ये सारा नीचे का कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो अब आपको वही समकोण त्रिभुज लेना है, वही राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें एंगल बन रहा है, जिसमें कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, और वो कौन सा है, वो है ये वाला, है ना, ये वाला, और इसका नाम क्या है, ओ ए, यहाँ तक है ना, ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। तो इस पॉइंट को कुछ मान लो, क्या कहें, ए बी सी डी ई ले लो, है ना, डी तक हो गया ना, तो इस पॉइंट को क्या कह दो, ई कह दो,
ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका ई। तो आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओ, देखो ध्यान देना, ओ ए ई, क्योंकि इस ट्राइंगल में ही एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप लिखो इन ट्राइंगल ओ ए ई, यानी समकोण त्रिभुज ओ ए ई में, इसमें क्या करेंगे आप कोस 90 माइनस थीटा निकालो, मतलब कोस निकालो। एंगल तो 90 माइनस थीटा है ही, लेकिन क्या निकालना है, कोस। और कोस आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इस ट्राइंगल में, बेस देखो ये बेस है आधार, ये हाइपोटेनियस है कर्ण, और ये परपेंडिकुलर है लंब। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है x है, हाइपोटेनियस कितना है कैपिटल R। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण x अपॉन R। यहाँ से आप देखोगे कोस थीटा, वो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, आपको पता होगा। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और आप देखेंगे 90 में से घटा तो पहले चतुर्थांश पहले क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा। और आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट पे पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, कोई भी हो चाहे ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या बचा, x अपॉन r। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, इस डी थीटा को हटाने के लिए। और आप देख रहे हैं डी थीटा तो अभी इसमें दिख ही नहीं रहा, तो डी थीटा कब आएगा, जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो देखो साइन थीटा का डिफरेंशियल करोगे cos थीटा हो जाता है, पता है आपको, तो cos थीटा। और आप देखेंगे पहले तो साइन थीटा का कर दिया, अब आप करेंगे साइन थीटा के बाद, पता है ना, पहले साइन थीटा का करा, अब करो थीटा का, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो थीटा का करोगे x के सापेक्ष, तो डी अपॉन वो डी थीटा अपॉन डी एक्स। और देखो 1 अपॉन r तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं। x का कर रहे हो x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो सापेक्ष, तो 1 हो जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डी थीटा रिमूव करना था, तो डी थीटा आ गया है, डी थीटा का मान निकाल लो। तो डी थीटा बराबर क्या आएगा, आप देखोगे डी एक्स इधर पहुँच गया और अपोन में r था, और कोस थीटा अपोन में आ गया। ठीक है, तो डी थीटा का मान निकल गया डी एक्स अपॉन आर कोस थीटा। क्लियर है, ये डी थीटा का वैल्यू आप यहाँ रख दो सेकंड में, तो सेकंड में इम्प्लाइज करो। अब डी थीटा की तो समस्या खत्म हुई, m बराबर हो जाएगा 2 पाई y, और r जो है, देखो ध्यान देना, r तो ऐसे ही रहेगा, और डी थीटा की वैल्यू रख लो आप। डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन आर, और डी थीटा की वैल्यू रखो डी एक्स अपॉन आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ठीक है, और सिग्मा की आप वैल्यू रखें, मतलब सिग्मा तो सिग्मा ही है, वैल्यू क्या रखनी है, ऐसा कैसे रखना है, बस आपने क्या करा, ये डी थीटा का मान समीकरण 2 में रख दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो m बराबर क्या आया, 2 पाई y और इंटू डी एक्स, आप देखेंगे अपोन में क्या आएगा, कोस थीटा और इंटू सिग्मा। क्लियर है, यही तो बचा। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा दिक्कत कर रहा है, तो एक लास्ट स्टेप और लेना पड़ेगा आपको इस कोस थीटा को हटाने के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल लिया था आपने ओ ए ई, यही वाला ट्राइंगल आपको दोबारा लेना है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए ई, और इसमें आपने पहले निकाला कोस 90 माइनस थीटा, अब आप निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन निकालो इसी ट्राइंगल में, तो साइन 90 माइनस थीटा, और आप जानते हो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब ये रहा परपेंडिकुलर मानी y, और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है, कैपिटल R। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कोस थीटा हो जाएगा, 90 में से चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, और 90 में से घटा पहले में प्लस का होता है सब, है ना। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा y अपॉन r। तो आप यहाँ से एक बात देख के बताओ, कोस थीटा की वैल्यू निकल तो गई, इस वैल्यू को आप यहाँ रखो, लेकिन ये सेकंड थी ना, इसे थर्ड मान लो। तो कोस थीटा की वैल्यू कहाँ रखनी है, थर्ड में, तो थर्ड इम्प्लाइज करो। तो देखो m बराबर आएगा 2 पाई y और इंटू डी एक्स अपॉन कोस थीटा की वैल्यू रखो, कोस थीटा की वैल्यू है y अपॉन r, और देखो इंटू में क्या है सिग्मा। देखो y से y कैंसिल, समस्या खत्म हुई। y को तो रिमूव करना था, शुरुआत में यही तो बात कह के चले कि y को हटाओ,
तो अब देखो y से y कट गया, समस्या खत्म हो गई। 2 पाई सिग्मा को शुरुआत में लिखो और बटे के बटे वाला r ऊपर पहुंच जाएगा और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था एक वेरिएबल होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब देखो एक ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है डी एक्स। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो इस डेरिवेशन में बस यही चीज़ समझने की है जो अभी तक मैंने की है, बाकी फिर तो वही होना है जो हर डेरिवेशन में कर रहे हो कि मास निकल गया इस एलिमेंट का, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा इस पूरे स्फेरिकल सेल का। ठीक है, तो ये बात देखो आपको याद रखनी है ना। बस ये 3 स्टेप हैं, 1 2 और 3 स्टेप क्या है, यहाँ तक तो आप करते ही आते हो, मतलब जैसा हर डेरिवेशन हो रहा है यहाँ तक तो ऐसा ही है। 3 स्टेप ये है, सबसे पहले तो ये छोटे वाला ट्रायंगल लेना है, उसमें फॉर्मूला लगाना है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स का मान रख देना है इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू। फिर यहाँ पे डी थीटा दिक्कत कर रहा है, तो आपको इस ट्राइंगल में ओ ये वाला है ना, ओ ए ई वाला, ठीक है, तो ऊपर वाला थीटा था, नीचे वाला बचा 90 माइनस थीटा। तो इसमें ट्राइंगल में आप लगाओ पहले कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ से आप डी थीटा रिमूव करने पर चाह रहे हैं तो यहाँ डी थीटा आया नहीं था, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी थीटा का मान निकल गया, डी थीटा का मान यहाँ रखो, तो ये जो कट कटा के आया इसे समीकरण 3 डालो, और फिर कोस थीटा आया, इसका भी रिमूव करना पड़ेगा, इसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसी ट्राइंगल में आप साइन 90 माइनस थीटा निकालो, है ना, यानी पहले कोस निकाला इसी ट्राइंगल में, अब इसी ट्राइंगल में साइन निकालो। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आया वाई अपॉन आर, वैल्यू रखी तो मास मिल गया। यानी जो हमारी समस्या थी कि 2 वेरिएबल हो रहे हैं, वो समस्या खत्म हो गई। ठीक है जी, तो जो हमारी समस्या थी वो खत्म हुई। तो अब तो बस ये समस्या खत्म करने के लिए हमें 3 स्टेप लेने पड़े, ये तीनों स्टेप आपके लिए मेन हैं। ठीक है, तो बस यही इन्हीं स्टेप्स के कारण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि स्टूडेंट इसे ऐसा मानते हैं कि पता नहीं क्या समस्या है। समझ गए ना। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कारण सहित बताया कि स्टेप क्यों लेने पड़ रहे हैं। पहला स्टेप इसलिए लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल हो रहे हैं, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी वेरिएबल 2 के साथ, है ना। तो इसलिए एक वेरिएबल करना है, मेन मोटिव जो है हमारा, मेन उद्देश्य क्या है, 2 से 1 वेरिएबल करना, यानी y को हटाना। तो हमने देखा, ठीक है, तो इसलिए हमने इन तीनों स्टेप के माध्यम से y को हटा दिया है, तो आपने मास निकाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते हैं फिर आगे, मैं रफ करके आगे चलता हूँ, यहाँ तक नोट करो आप। ठीक है, तो मैंने मास निकाल दिया है। अब देखो आगे चलते हैं, इस रिंग का मास आ गया है। ठीक है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अब। तो ध्यान देना, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग या ऑफ दिस एलिमेंट कह सकते हो आप, ऑफ रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकालो। आपको बताया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको एक बात देखो, इस पूरे स्फेरिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, डायमीटर के अबाउट निकालना है। डायमीटर यानी व्यास, या तो ये या ये। लेकिन आप, मैंने बताया था कल भी आपको, यदि इस डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो ये जो स्मॉल एलिमेंट माना था ये ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस डायमीटर के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस रिंग का भी, इस एलिमेंट का भी इस एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। और ये क्या है, ये रिंग की अपनी एक्सिस है, या इसका नाम रख सकते हो ओ एक्स, है ना, मैंने बताया था एक्स डैश, है ना, और ये वाई और नीचे वाला वाई डैश, इस तरीके से कल भी बताया था। तो आप जो एक्सिस है आपकी ओ एक्स, इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट एक्सिस ओ एक्स के अबाउट। ठीक है, और रिंग का जो उसकी अक्ष के परित है, उसकी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आप जानते हैं एम आर स्क्वायर। ठीक है, करा रखा है मैंने डेरिवेशन, एम आर स्क्वायर होता है उसकी एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, देखो, तो एम आर स्क्वायर, एम यानी मास, ये रहा एम, और आर स्क्वायर, आर यानी रिंग की रेडियस, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ वाई है, तो यहाँ क्या आएगा एम वाई स्क्वायर। एम की वैल्यू रख दो, ये रही, तो 2 पाई सिग्मा इंटू आर, है ना, और इंटू डी एक्स, ये मास हो गया, और इंटू वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। क्लियर है। तो यहाँ भी देखो वाई स्क्वायर फिर आ गया, जो पहले भी दिक्कत करता
उसे रिमूव कर रहा था हमने, इसी कारण से, क्योंकि dx और वाई स्क्वायर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फिर आ गया है। तो देखो तो कितना, यहाँ से साइड में लिख देता हूँ कैसे रिमूव करेंगे। आपको समकोण त्रिभुज तो दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम था OAE, इसमें लगाओ पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर निकालो यहाँ से, ठीक है, कल भी तो ऐसे क्या था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो 2 पाई सिग्मा इंटू आर और इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू रख लो पहले आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है, इंटू में है dx। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो निकल गया जी, अब बस क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना और कुछ नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, पूरे स्फेरिकल सेल का निकल जाएगा अब, थिन स्फेरिकल सेल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल और अबाउट ये वाली एक्सिस, और ये क्या है, स्फेरिकल सेल का डायमीटर है यानी व्यास है, अबाउट इट्स डायमीटर। लेकिन डायमीटर तो 2 है, वो जो आपको दिख रहा है वाई वाई डैश वो भी तो डायमीटर है। तो डायमीटर का नाम दो, कौन से डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालो, और जितना इसके लिए होगा उतना ही उसके लिए हो जाएगा, लेकिन निकाल रहे इसके रेस्ट अबाउट है ना। तो क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक लोगे, कल भी तो ली थी। इधर देखो आप, रेडियस r है पूरी, है ना इतनी, और यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक यहाँ कितने होंगे, माइनस के r,0, क्योंकि इधर है माइनस, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक r,0। तो सारा जो स्फेरिकल सेल कवर होगा -r से +r तक, यदि डिस्टेंस ले दो भाई -r से 0 और 0 से +r, तो -r से +r तक इसका लिमिट आ जाएगी, ठीक है। कल भी तो ऐसे किया था। और आपको पता है कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो देखो कांस्टेंट्स बाहर निकाल लो, तो 2 पाई सिग्मा बाहर आएगा, r बाहर आएगा, और लिमिट बदल लो प्रॉपर्टी लगा के, 2 बाहर आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 to r। प्रॉपर्टी मैंने लिखवा रखी है, यदि लिमिट -r से +r है तो 2 बाहर आके लिमिट 0 to r हो जाएगी, ठीक है। चलो, और ये अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो 2 पाई, तो आप देख रहे हो फिजिक्स में मैथ का कितना रोल है ना, बहुत ज़्यादा रोल है, 2 2 जा 4। और आप देखो इसी कारण बायो वालों का फिजिक्स छूट जाता है, क्योंकि फिजिक्स में पागल हो जाएंगे बायो वाले, मैथ ही चलता है, मैथ ही मैथ है, और वो जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वो तो सारा ही मैथ है। देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ऐसा कैसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, पता है सबको, माइनस x क्या हो जाएगा, x³ / 3, और लिमिट है 0 to r, ठीक है जी। तो देखो, तो ये आएगा 4 पाई सिग्मा r। इंटीग्रेशन तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, देखो इतनी चीज़ें इतना डीप बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होंगी आपके लिए जब यदि आप बीएससी कर रहे हैं। तो अब देखो लिमिट रख लो, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखें, कैपिटल R, और लोअर लिमिट रखने की तो कोई जरूरत नहीं है, 0 ही हो जाएगा सारा। r³ कॉमन ले लो, तो i बराबर क्या आएगा, 4 पाई सिग्मा r, और r³ आप कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 - 1/3। दिख रहा है आपको यहाँ तक, 1 - 1/3। सब सही चल रहा है। चलो, तो ये बचेगा 3 - 1 यानी 2/3 बच जाएगा। तो i बराबर कितना आएगा आपका, 4 पाई सिग्मा r⁴, और इंटू में बचेगा 2/3। इसे थोड़ा ढंग से लिखो, क्योंकि m बनाना है ना इसका। पहले देखो m कैसे बनेगा, इधर का तो रफ कर दो, है ना, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो ध्यान दो, मैंने बताया मास निकालना है, तो जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो आप साइड में लिख देना वहाँ पे। आप जानते हो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, भाई द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, और मास निकालना है पूरे इसका, स्फेरिकल सेल का, गोलीय कोश का।
आयतन कितना है इस गोले कोश का, मैंने बता रखा है। आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल गुना, है ना, वो कर देते हैं क्षेत्रफल। हाँ, लेकिन यहाँ आयतन नहीं निकालना जी, क्योंकि ये तो 3D नहीं है ना, ये तो खोखला है। यहाँ पर निकालना है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया में घनत्व की गुना कर देंगे, डेंसिटी की गुना कर देंगे ना। और आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, मैंने जो बताया है कि यूनिट एरिया का जो मास है वो सिग्मा है। तो यदि इसका एरिया पता चल जाए पूरे स्फेरिकल सेल का, तो उस एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा में, तो पूरे स्फेरिकल सेल का मास आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये तो गोला है ना, गोला है ना, स्फेरिकल सेल क्या है, स्फेयर ये है, खोखला गोला। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², है ना। एरिया ऑफ स्फेयर या स्फेरिकल सेल क्या होता है, 4πr²। तो यूनिट एरिया का मास तो सिग्मा है, तो पूरे थिन स्फेरिकल सेल का एरिया ये है, और इसका मास कितना हो जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, m के, ठीक है। तो ये मास हो जाएगा पूरे स्फेरिकल सेल का। तो देखो इस तरीके से लिख लो इसे, 4πr² इंटू सिग्मा, 4πr² इंटू सिग्मा, r की घात 2 बची, ये यहाँ लिख लो, और 2/3, ये तो m हो गया। तो साइड में लिख दो m बराबर, समझाने के लिए मैंने वहाँ कर दिया है, साइड में लिख दो 4πr² और इंटू सिग्मा, ठीक है जी। तो i बराबर कितना आया, 2/3 शुरुआत में लिख लो, और ये m हो गया ये वाला, और ये r² हो गया, ठीक है जी। इस सारे की जगह क्या रख दिया आपने, m रख दिया। तो देखो i बराबर कितना आएगा, 2/3 mr²। ये डायमीटर के अबाउट आ गया जी, ठीक है। अब तो बस 2 लाइन का है, किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को पॉज करो और टेंजेंट के अबाउट मुझे निकाल के दिखाओ, क्यों, क्योंकि आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, टेंजेंट यही तो है, दोबारा देखो, टेंजेंट यही तो है, ये वाली, यही तो है स्पर्श रेखा। और आप देखोगे इसके अबाउट निकाल लिया है आपने, डायमीटर के अबाउट कितना है, i, इसके अबाउट तो i मान लो, और इसके अबाउट जो निकालोगे उसे i' मान लो। समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, निकाल के बताओ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फिर नहीं तो मैं तो कराता ही हूँ, करो जल्दी, ठीक है। बाकी मैं भी करा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कर लेना। तो ये क्या है, सेकंड बी पार्ट कह सकते हो, है ना, डायरेक्ट तो उसमें एक ही क्वेश्चन में दे रखा है, बी पार्ट कह सकते हो। तो हमें करना क्या है, तो लिखो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे। तो बताओ क्या आएगा, आप जानते हो i' बराबर हो जाएगा i प्लस mh², लेकिन h कितना है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस r है, तो mr² हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका i यहाँ लेना है और वहाँ i' लेना है, आप समझ गए होंगे। आप ICM होता है, लेकिन यहाँ पर ICM नहीं मान रहे, i मान रहे हैं। और साइड में बता दो h किसके बराबर है, r के। i' बराबर i का मान देखो वो निकाला अभी, 2/3 mr² और प्लस mr²। तो देखो 2/3 mr² प्लस 3/3 mr² कह सकते हो ना। तो 2/3 प्लस 3/3 यानी 5/3। तो इसका मतलब i' कितना आया, i' आया 5/3 mr², ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, मैंने पूर्ण तरीके से मतलब पूरी मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसे आप समझ जाओगे, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ तो जाती ही नहीं है ना। और बाकी आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो, ठीक है। क्यों मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक होता है ना और जो विद्यार्थी होता है, वो एक तरीके से ऐसे मानो जैसे किसी 2 पहिया वाहन का, आप देखते हो ना 2 पहिया वाहन है, तो दोनों पहिए अच्छे से काम करने चाहिए। ये जैसे व्यक्ति ही है, व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो किसी यात्रा को तय करने के लिए दोनों पैर सही होने चाहिए। और एक पैर कौन है, एक पैर शिक्षक है और दूसरा पैर कौन है, विद्यार्थी है, ठीक है। इसी बात को, है ना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, इसी बारे में एक बहुत बड़े कवि हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि पूरी धरा का भी साथ हो, धरा कहते हैं पृथ्वी को, पूरी धरा का भी साथ हो तो और बात है, पर तुम्हारा जरा भी साथ हो तो और बात है, ठीक है। तो ये जो विद्यार्थी गण मुझसे जुड़े हैं, विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, तो आप लोगों का साथ जो है
वो मेरे लिए विशेष बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा पूरी धरा का भी साथ हो तो और बात है, पर तुम्हारा जरा भी साथ हो तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पाँव से भी लोग, मगर दूसरे का भी साथ हो तो और बात है, ठीक है ना। तो मेरे अकेले करने से ही सब कुछ नहीं हो सकता, आप समझते हैं। साथ आपका भी चाहिए, तो मैं आपका साथ मांगता हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे मेरे भाव को। तो इस मेरे आपका साथ मांगने का अर्थ क्या है कि आप जितना मैं कराऊँ उतना डेली का डेली बिल्कुल तैयार करते चले, अच्छे से नोट्स बनाते चले और पूरी मेहनत के साथ बहुत मेहनत करते रहें, ठीक है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें, ठीक है, क्योंकि एक तरफा मेहनत का कोई परिणाम नहीं होता है, ठीक है ना। और बाकी आप जानते हैं आपकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलेंगी तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है, सार्थक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।